नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हो। तो चलिए बिना विलंब किए ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है गजेंद्र अग्रवाल जी की। इन्होंने पूछा है, मेरी मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल भाग्य भाव में चंद्रमा के साथ बैठे हैं, ये कैसा फल देंगे और ये कौन सा राजयोग है? देखा जाए तो मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल का भाग्य भाव में अर्थात धनु राशि में होना, पहले तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हुआ, ऊपर से सुखेश चंद्रमा के साथ युति बना करके ये चंद्रमा का भी केंद्र त्रिकोण राजयोग हुआ और दोनों की युति को अगर मिला दें तो ये चंद्र मंगल योग हुआ। तो ये दोनों के दोनों, बल्कि दो नहीं, ये 3 राजयोग बन गए हैं। लग्नेश का भाग्य भावगत होना केंद्र त्रिकोण राजयोग, सुखेश का भाग्य भावगत होना ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग और दोनों की युति चंद्र मंगल योग। तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है और लग्नेश का भाग्य भावगत होना तो अत्यंत श्रेष्ठ है ही। दीपिका नायर जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मकर राशि में गुरु पर राहु की दृष्टि है, किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। कर्क लग्न की कुंडली में क्या ये राजभंग योग है? इसका क्या परिणाम होता है? मेरी बेटी की कुंडली में है ये योग। मकर राशि में गुरु पर राहु की दृष्टि है, किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। कर्क लग्न की कुंडली में तो अगर बेटी की कुंडली है तो ये सप्तम में युत अगर ये स्थिति बन रही है तो ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, देवगुरु बृहस्पति पर पहले तो मकर राशि में होना, नीच राशि में, मैं पहले ही समझा देना चाहता हूं, मैं बार बार इस बात को बताता रहता हूं कि नीच के ग्रह, राजभंग योग करने वाली ग्रह की स्थिति, यह बात सदैव याद रखिए कि ये ज्योतिष के, अगर हमारे पूर्व के मनीषियों की विचारधारा की मैं चर्चा करूं तो उनके मत में ये धन से जुड़े योग नहीं है। यानी ये जो नीच भंग राजयोग की नीच भंग योग की जो उन्होंने चर्चा की, इसमें मूलतः धन की कोई विशेष बात नहीं है, समझने की आवश्यकता है। मैं ऐसी बहुत सी कुंडलियों को देखा हूं जहां देवगुरु नीच राशि में है और ऐसा जातक खूब धन कमा रहा है, धन पा रहा है। यहां बात है मानवीय मूल्यों की, बात है जातक की साधना की, ये बात है आत्मा के स्तर की, साधना के स्तर की। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है, जो स्थिति बताई है, इसमें राजभंग योग से ज्यादा इस बात पर विचार है कि लड़की की कुंडली के सप्तम में पहले तो देवगुरु का होना, देवगुरु बृहस्पति पति के कारक हैं और सप्तमस्थ देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में और ऊपर से राहु की दृष्टि से दृष्ट, ये राजयोग भंग है कि नहीं, उससे ज्यादा ये विचारणी कि दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रहने देगा। अब जरा गौर करिए कि देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, विवाह के कारक हैं और स्त्री की कुंडली में पति के कारक हैं, बाकी सबके जीवन काल में धन ऊंचाई के कारक हैं। अब जब ये नीच राशि में होते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब ज्योतिष वेद का नेत्र है तो कभी भी ये न केन प्रकारेण किसी भी चीज को वो स्वीकार नहीं करेगा। अब जब गुरु नीच राशि में हो तो जातक इन चीजों को पाने के लिए, किसी भी मूल्य पर पाने के लिए वो तैयार रहेगा। यानी उसके लिए मानवीय मूल्यों का, या किसी भी तरह से देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से इन चीजों को पाना वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पाना महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां पर बात लड़की की कुंडली की है तो हां, ये दाम्पत्य जीवन में कष्ट विशेष रूप से दिखा रहा है। आप राजभंग योग की चिंता मत करिए, आप चिंता करिए कि जब भी इस जातिका की शादी इत्यादि हो, बाकायदा कुंडली मिलाकर के ही होना चाहिए। और अगर हो चुका है तब तो फिर दाम्पत्य जीवन में परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी।
सुरुचि खन्ना, इन्होंने पूछा है कि जन्म कुंडली में बुध शनि की युति दुर्योग कैसे होगा, जबकि ये दोनों ग्रह मित्र हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं पहले भी कई बार देता रहा हूं। इस सवाल का नहीं कि ये युति से दुर्योग कैसे होगा, इससे कि शुक्र और शनि को ही ले लीजिए, ये अति मित्र ग्रह हैं, पर इनकी युति को भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है। जबकि वहीं गुरु और शुक्र नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, पर इनकी युति को बहुत अच्छा माना गया है। देखिए, पहले तो समझना बहुत आवश्यक है। मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूं। आपने सुना है कि सूर्य और शनि आपस में शत्रु ग्रह हैं, ये सुना है? अब जरा समझने का प्रयत्न करिए कि सूर्य और शनि में ऐसा क्या है कि दोनों आपस में शत्रु हैं। एक कहानी के तौर पर आपको बता दिया गया, याद रखने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिठा दिया गया कि ये दोनों पिता पुत्र हैं और आपस में इनके मतभेद होते हैं। असल में ये पिता पुत्र ही तो हैं। अंधकार और प्रकाश, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शनि अंधकार हैं, सूर्य प्रकाश हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जहां अंधकार होगा वहां प्रकाश हो ही नहीं सकता, और जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। तो ये सीधी सी बात है कि ये जो आपने सूत्र प्रश्न पूछा है, पहले इसको ऐसे समझिए। एक और सरल उदाहरण से समझाता हूं मैं इसको, जैसे पहले से समझाता आ रहा हूं कि अगर कोई कोयले के खादान का मालिक हो और वो खादान में उतरे तो उसके शरीर में कालिख नहीं लगेगी, क्योंकि उस खदान का वो मालिक है। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। एक दूसरा, यह बात सदैव समझना है कि ग्रह अपने स्वभाव का कभी त्याग नहीं करेगा। ग्रह का जो स्वभाव है वो सदैव देगा, वो चाहे किसी भी स्थिति में हो। यह बात सदैव ध्यान रखना है। यह बात सदैव ध्यान रखना है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। अगर कोई व्यक्ति स्वभावतः खल है, एक आदमी के उदाहरण से आप समझिए कि उसका स्वभाव ही है लोगों की बुराई करना, निंदा करना, तो अगर साधु समाज में उसको रख दिया जाए तो वहां साधुओं की निंदा एक दूसरे से करने लगेगा। वो उसका स्वभाव है। शनि का स्वभाव है ऐसा। अब समझिए कि बुध और शनि मित्र हैं, लेकिन यहां भी बहुत बहुत गहराई का यह विषय है। बुध को यज्ञो वै, कौन कहा? बुध को यज्ञो वै विष्णु रूपः, यज्ञ की संज्ञा दी, कुमार की संज्ञा दी। और शनि कौन ग्रह है? तो शनि मूलतः देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में कष्ट, दुख, काल पुरुष का विषाद है। कौन? तो शनि। अब बुध कौन है? बुध युवराज हैं। अब एक युवराज की यदि चर्चा आप करें तो आपको युवराज कैसा दिखाई पड़ेगा? दुखी, मनहूस स्थिति में, या बेहद प्रसन्न, खिला हुआ चेहरा? आप युवराज की कैसी कल्पना करेंगे? अब शनि उनके साथ हो तो जाहिर सी बात है एक साथ ये युति कहीं से मैच हो रही है। अब इसमें और भी कई सारे दुर्योग बनते हैं, इसको नपुंसक योग भी कहा गया है, लेकिन उसकी चर्चा आपने जो प्रश्न पूछा है कि जरूरी नहीं है। कई बार सूर्य, गुरु और शुक्र नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, परंतु दोनों के दोनों मूलतः ज्ञान ही हैं। एक वैराग्य वाला ज्ञान और एक भोग वाला ज्ञान, एक कहीं ना कहीं परमार्थ वाला ज्ञान और एक केवल और केवल स्वार्थ वाला ज्ञान, लेकिन है तो दोनों ज्ञान ही। फलतः ये दोनों एक साथ जब होते हैं तो इन दोनों के अंदर गुणवत्ता एक जैसी मिलती जुलती आने लगती है। स्वार्थ में भी कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति स्वार्थी है तो उसमें कुछ न कुछ मात्रा परमार्थ की अवश्य उसको मिल जाएगी। तो ये दोनों जब साथ होते हैं तो अच्छा रिजल्ट कर देते हैं। लेकिन यही मित्र शनि और शुक्र का संबंध, शनि को दुख कहा गया और शुक्र को सुख, सुख और दुख एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो अच्छा प्रभाव नहीं करते। नंदिता तोमर जी हैं, इन्होंने पूछा है पंचम भाव के दोनों तरफ शनि और राहु हैं, ये संतान के लिए कितना कष्टदायी हो सकता है? देखिए, कितना कहना तो थोड़ा मुश्किल है। समझिए, कई सारे तर्क हैं। जब भी किसी भाव से संबंधित आपको प्रश्न का जवाब चाहिए तो भाव, भावपति और भावकारक तीनों को समझना होगा। हां, पंचम भाव के पीड़ित होने से, अब देखिए पंचम भाव से केवल संतान का विचार तो है नहीं, शिक्षा, प्रेम, भावना, संतति, पेट, इन सभी का विचार है इस भाव से। अब ये भाव पीड़ित है। अब मान लिया जाए कि ये कुंडली में गुरु पीड़ित नहीं है, पर ये भाव पीड़ित है, तो हो सकता है संतान होने में थोड़ी दिक्कत हो सकता है संतति को लेकर के चिंतित आपको रहना पड़े, हो सकता है संतति की शिक्षा को लेकर के चिंतित रहना पड़े। लेकिन अगर तीनों के तीनों यानी सप्तम पंचम भाव पीड़ित हो गया, क्योंकि पाप कर्तरी योग में है, पंचम भाव का जो स्वामी है वो भी पीड़ित है और पंचम कारक देव गुरु बृहस्पति भी पीड़ित है, तो ये संतान सुख के लिए बहुत कष्टदायी हो जाएगा, संतान सुख होने ही नहीं देगा।
लेकिन अगर केवल एक है, जैसे आपने पूछा है कि पाप कर्तरी योग है, आपने बताया है कि संतान भाव के दोनों तरफ, पंचम भाव के दोनों तरफ शनि और राहु हैं, ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं कि संतति हो ही नहीं, पर कई बार देखने में ऐसा आता है कि ऐसे जातकों को संतति होने में दिक्कत हो, मेडिकल का सहारा लेना पड़े, दवाई इत्यादि कराना पड़े, कई बार आईवीएफ कराना पड़े, तब जाकर के उसको संतति सुख प्राप्त होता है। श्रीकांत तिवारी जी ने पूछा है, 10वें भाव में सूर्य हैं और उन पर शनि और राहु दोनों की दृष्टि है, क्या नौकरी में परेशानी कभी खत्म ही नहीं होगी? बॉस को खुश रखने के लिए जो बन पड़े वो करता हूं, फिर भी संबंध खराब ही रहते हैं। जो बन पड़े वो करता हूं, क्या करते हैं? जो बन पड़े वो मत करिए, आप अपना बस काम ईमानदारी से करते रहिए। अब जो स्थिति आप बता रहे हैं, आपकी कुंडली में 10वें भावस्थ सूर्य पर ऊपर से शनि और राहु की दृष्टि हो जाए तो हाँ, ये पिता से, बॉस से कभी संबंध बहुत अच्छा नहीं रहने देता। अब चूंकि आपने ये नहीं बताया है कि लग्न कौन सा है, नहीं तो मैं कहता कि तब छोड़ छाड़ के नौकरी, आप व्यापार अपना देख लीजिएगा। हालांकि वहां भी कहीं ना कहीं भाई व्यापार भी ऐसा थोड़ी होता है कि वहां अकेले आप बॉस होते हैं। लोगों को लगता है कि हम व्यापार करेंगे तो हम ही बॉस होंगे, नहीं, बॉस आप कहीं नहीं होते हैं। वहां भी आपसे ऊपर कोई ना कोई आ जाता है जिसके साथ आपको व्यापार करना है, जिससे जुड़ करके आपको व्यापार करना है, वो आपके ऊपर हो जाता है। तो खैर ये स्थिति रहेगी और आप अपने काम को बस ईमानदारी के साथ करते रहिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य देते रहिए, बाकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह रहेगा, ये परेशानी पीछा नहीं छोड़ने वाली है आपकी। नितिन कुमार जी ने पूछा है, 8वें भाव में वृश्चिक राशि में शनि पर मंगल और राहु की दृष्टि है, यह कैसा प्रभाव देगा? क्या यह किसी बड़ी परेशानी की सूचना है? 8वें भाव में वृश्चिक राशि में शनि, जी हाँ, ये दीर्घकालिक गुप्त रोग की सूचना है। और ऊपर से आप कह रहे हैं कि शनि पर मंगल और राहु की दृष्टि है, तो देखिए गुप्त रोग भी कर रहा है और साथ ही साथ कह रहा है कि ऑपरेशन इत्यादि की भी स्थिति हो सकती है। तो कई बार ऐसे पाइल्स वगैरह या कुछ ऐसे रोग जिसके ऑपरेशन होते हों और दीर्घकालिक, लेकिन फिर भी ये गुप्त रोग की संभावना प्रदर्शित कर रहा है, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। संजय जैन जी ने पूछा है कि किन लोगों पर तंत्र प्रयोग आसानी से किया जा सकता है? किस पर करना चाहते हैं आप? किया जा सकता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, किया जा सकता है उन पर जिनकी कुंडली में सूर्य पीड़ित हो, सूर्य कमजोर हो। देखिए, मैं इस बात की पुष्टि पहले भी करता रहा हूं कि अगर आप जो मिलिट्री के लोग हैं, जो सेना में भर लोग हैं, जिनकी बहुत हार्ड ट्रेनिंग हुई है, उन पर करते रहिए जो आपको प्रयोग करना है, कुछ नहीं होगा। देखिए, ये प्रयोग भी असल में एक प्रकार से देखें तो उन्हीं पर किया जा सकता है। किस पर? जो भीतर से कमजोर हो। ये स्त्रियों पर इतनी आसानी से क्यों हो जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भीतर से कमजोर हैं, या यूं समझ लीजिए कि पुरुषों की अपेक्षा कम कठोर हैं। अब वो महिलाएं जो सेना, मिलिट्री इत्यादि में, जिनकी हार्ड ट्रेनिंग हुई है, जिनको पत्थर बना दिया गया, करते रहिए आप उन पर तंत्र प्रयोग, करते रहिए उन पर वशीकरण का प्रयोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, याद रखिएगा तंत्र प्रयोग इन लोगों पर ज्यादा हो सकता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु से युक्त हो, चंद्रमा राहु से दृष्ट हो, चंद्रमा नीच राशि में हो, सूर्य नीच राशि में हो, सूर्य राहु केतु से दृष्ट युक्त हो, तो ऐसे लोगों को नजर बहुत लगती है। ऐसे लोगों पर तंत्र प्रयोग तुरंत काम कर जाता है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में लग्न से राहु का संबंध हो, ऐसे लोगों के ऊपर भी तंत्र प्रयोग बहुत शीघ्र काम कर जाता है। सुमित त्यागी ने पूछा है कि 6ठे भाव का स्वामी धन भाव में है, मैंने अपने भाई को अपने साले से ऋण दिलवा दिया, मेरा भाई पैसा डुबा दिया, मैंने बाद में आपका वीडियो देखा, कुंडली में ऐसी स्थिति होने पर धन देना और दिलाना नहीं चाहिए, अब क्या करूं? साहब, अब क्या कर सकते हैं? अब वो आपका भाई ही है और वो आपके साले ही हैं। अब आप ऐसे दो लोगों के बीच में फंसे हैं कि मैं किसी के लिए भी क्या कहूं? क्या किसी का हित सोचा जा सकता है? क्या किसी के लिए कुछ किया जा सकता है? तो अगर आपसे हो पाए तो आप दे दीजिए, और नहीं हो पाए तो साले के पैर पड़ जाइए। और क्या कर सकते हैं? दोनों में से क्या विकल्प है आपके पास? दोनों तो आपके अपने ही हैं, किसका अहित सोचेंगे आप? और किसी का हित सोचने से भी यहां क्या होने वाला है? भाई, कुंडली में षष्ठेश जब कुंडली के द्वितीय भाव में होता है तो ज्योतिष कहता है कैसा जातक किसी को अगर धन दे दिया या दिला दिया, गारंटर बन गया, तो अपनी पैतृक संपत्ति बेच करके उसको चुकता करना पड़ेगा। तो अगर कोई संपत्ति इत्यादि है तो अपने भाई को समझा बुझा करके कुछ अपने हिस्से। देखिए, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, गलती तो की आपने भी है, पहले आपको भली भांति समझ लेना चाहिए था। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। रिश्तेदारी में कभी भी धन देना दिलाना ये काम नहीं करना चाहिए। आपको पता है, एक समय था कि लोग किसी का विवाह कराना हो, लड़की का लड़के का, बड़े खुशी खुशी कराते थे, अपना काम छोड़ के कराते थे। ये काम करना बड़ा आनंद देता था लोगों को कि हमने फलाने के बेटे का, हमने फलाने की बेटी का विवाह कराया है।
और एक बड़े सम्मान की बात होती थी। वहां पर लड़की हो या लड़का, हो सकता है उनके विवाह के बाद बहुत कष्ट होता हो, लेकिन वो झेल जाते थे, कोई किसी से शिकायत नहीं करता था, और विवाह कराने वाले को थोड़ी गाली भी पड़ती थी लेकिन बड़ी प्रशंसा से देखा जाता था। अब आजकल ये काम कोई भूल के भी करेगा? वो वैसा ही हो गया है, ऋण लेना और देना और दिलाना, और वो भी रिश्तेदारी में। कहीं डूब गया, और आजकल लोग रिस्क भी खूब ले रहे हैं तो डूबने की संभावना भी रहती है। अब आप फंसे हैं तो कुछ अपना भी मान लिया जाए कि एक जमीन का टुकड़ा है, पैतृक है, तो प्रयास करिए कि आपका भी जाता है जाए और भाई का भी जाए, पर बिकवा करके दिलवा दीजिए। रिश्तेदारी में भी बहुत बड़ी गलती होती है, लोग जब ऐसा कैसा कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। राधिका सहगल जी हैं, इन्होंने पूछा है, शनि और राहु इन दोनों ग्रहों की युति क्या कभी अच्छा परिणाम नहीं देती? देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। निसंदेह ये श्रापित योग है, नाम से ही समझने की आवश्यकता है, श्रापित योग है। जिस भाव में ये युति हो, समझ ली उस भाव को श्राप लग गया है। लेकिन देखिए, कभी भी सिक्के के एक पहलू नहीं हो सकते हैं। आज के इस परिवेश में, इस कलयुग में, जहां कलयुग में राहु को ही राजा की संज्ञा दे दी गई है, वहां इन दोनों ग्रहों की युति केवल खराब फल कैसे दे सकती है? निसंदेह जिन भावों में हो, अब एक उदाहरण लीजिए, लग्न में ही, किसी की कुंडली के लग्न में ही शनि राहु की युति हो, ऐसा जातक लाइफ टाइम परेशान रहेगा, परेशानियां उसका पीछा ही नहीं छोड़ेंगी। तो ठीक है, कष्ट तो है, लेकिन ऐसे जातकों को एक चीज आप गौर करके देखिएगा, ऐसे लोग नेक दिल हो जाते हैं या नेक दिल होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं। अब इसके पीछे एक रीजन है। जब आपको खुद ही कष्ट बहुत ज्यादा हो तो दो तरह के लोग यहां भी देखने को मिलते हैं। आप बहुत कष्ट में हो तो आप दूसरों के साथ जब व्यवहार करते हैं तो वो ऐसा व्यवहार होता है जो बड़ा दुखदाई होता है, सामने वाले को आप दुख देना चाहते हैं। कई बार मैं अपने ज्योतिषीय जीवन में इस बात को एहसास करता हूं, महसूस करता हूं कि कई बार वो बच्चे जिनको जन्मजात कोई रोग हो, कोई दीर्घकालिक रोग, उनके माँ बाप जब मुझसे बात करते हैं तो वो कुछ इस लहजे में बात करते हैं जैसे उनके यहाँ जो परेशानी है उसके जिम्मेदार मैं हूं, ज्योतिषी है। अब मैं नहीं समझ पाता कि उनको कैसे समझाऊं कि आप दुखी हैं, अच्छी बात, मैं समझता हूं कि आपके बच्चे को कष्ट है, दीर्घकालिक कोई परेशानी, किसी को कोई ऑटिज्म है, किसी को कोई तकलीफ है। वो लोग बातचीत जब करते हैं तो ऐसी बात करते हैं जैसे लगता है कि अब सारा दोष मेरा ही है, मैंने कुछ किया है इसमें। मैंने क्या किया है भाई? प्रकृति ने आपको किसी भी कारण से ऐसा दिया हो, जो भी हो, भगवान न करे किसी को हो, पर हुआ है तो उसमें मैं कहां से दोषी होता हूं? मैं तो दोषी होता नहीं, मैं तो रास्ता ही बता सकता हूं। तो होता है। अब यहां जो परिस्थिति समझिए कि कभी भी सिक्के के एक पहलू नहीं हो सकते, उसमें कहीं ना कहीं उसके दूसरे पहलू भी सामने दिखाई पड़ते हैं। तो ये भाव अगर मान लीजिए तीसरे भाव में बना हुआ है, तो तीसरे भाव में यदि बना हुआ है तो ऐसे लोग निसंदेह पुरुषार्थ करने पर वो चीज हासिल जल्दी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक अच्छी बात है कि पुरुषार्थी अवश्य होंगे। संघर्ष से ही इनको मिलेगा, पर खूब संघर्ष करना पड़ेगा, पर पुरुषार्थी होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और पुरुषार्थ करेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि देर सवेर न मिले। शेखर यादव जी ने पूछा है कि चौथे भाव में नीच के गुरु चंद्रमा के साथ हैं और राहु से दृष्ट है, माता के साथ संबंध कभी अच्छा नहीं रहता, क्या करूं? अभी सप्तम में इसी सूत्र की चर्चा मैंने की थी। चौथे में नीच के गुरु, सीधी सी बात है कि ये तुला वृश्चिक धर्म कर तुला लग्न की कुंडली है, और ऐसे गुरु पर देखा जाए तो चंद्रमा के साथ है तो गजकेसरी योग तो है, लेकिन प्रभाव थोड़ा सा कम, और क्षीण राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ये भी राजयोग भंग है। तो अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर चतुर्थ भाव में पहले तो गुरु नीच के हुए, भाव चौथा माता का, वहीं पर चंद्रमा भाव का कारक हो गया। तो भावपति की चर्चा नहीं हुई यहाँ पर। अगर शनि भी पीड़ित है आपकी कुंडली में तब तो माँ के साथ, माँ का सुख ही पहले नहीं मिल पाता है, और ऊपर से अगर शनि पीड़ित नहीं है तो माँ का सुख मिलेगा, पर माँ के साथ संबंध बहुत कभी नहीं सुधरेंगे, या कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में परेशानी, जैसे हड्डियों, जोड़ों, नसों में दर्द की शिकायत उनको रहेगी। ये अब आपको प्रयत्न करना है कि माता का सम्मान करिए, बहुत देर रात में मत जगिए, चंद्रमा को अपने ठीक करिए, पूर्णिमा के चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ दीजिए। देखिए, ये बात बहुत आपको भली भांति समझना है। ज्योतिष जब आपको कोई चीज बताता है तो उसके बताने के पीछे उद्देश्य क्या है? एक उद्देश्य हो सकता है कि आपको डराना, और दूसरा एक उद्देश्य हो सकता है आपको सजग करना, सतर्क करना। देखिए, मूलतः ज्योतिष का एकमात्र यही उद्देश्य है, आपको सजग करना, आपको सतर्क करना। तो जब ये स्थिति है तो माता के साथ संबंध तो खराब रहेंगे ही रहेंगे। अब आप कुछ उपाय करिए, माता का सम्मान करिए, कहीं भी कोई कार्य करिए। चलिए मान लिया जाए कि माता के साथ संबंध बहुत खराब है, अब आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तब भी मैं एक उपाय बताता हूं। रोज किसी के साथ भी संबंध खराब हो, ये प्रयोग करिए। मैंने पूर्व में भी बताया था
कि मानसिक रूप से नित्य उनको साष्टांग प्रणाम करिए, धीरे धीरे संबंध में सुधार आ जाता है। और वो तो माता ही है आपकी, करना चाहिए आपको। राजीव जायसवाल जी हैं, उन्होंने पूछा है द्वितीय भाव पर पापग्रह की दृष्टि से क्या पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होता ही है? पहले इसके लिए पैतृक संपत्ति होनी चाहिए। पहले ये बताइए पैतृक संपत्ति है, और अगर है तो हाँ, पापग्रह की दृष्टि से विवाद की संभावना। अब जरूरी नहीं है कि हर बार, मान लीजिए आप अकेले पुत्र हैं तो विवाद किससे होगा, लेकिन हाँ, अगर पापग्रह की दृष्टि है तो केवल बात विवाद की ही नहीं है। हो सकता है अपने गलत नीतियों के कारण, गलत निर्णयों के कारण आप उस संपत्ति को बर्बाद कर दें, आप उसको नुकसान पहुंचा दें, तब भी पापग्रह की दृष्टि का मतलब होगा। जरूरी नहीं है, यह बात सदैव ध्यान रखिए कि एक पापग्रह की दृष्टि से एक ही सूत्र नहीं लागू होगा, कई तरह की बातें होंगी। हो सकता है आप अपने पूरे लाइफ में बढ़ा तो ना पाएं, उस संपत्ति का ही केवल भोग करते रह जाएं, तो यह भी अच्छा नहीं है। आपको पिता ने इतना दिया, आप इतना नहीं कर पाए, लेकिन इतना भी नहीं कर पाए, उसको बढ़ाए नहीं, तो यह भी तो पापग्रह की दृष्टि वहां पर मानी जाएगी। नहीं, आपने अपने धन का कोई विकास नहीं किया, या जो आपको मिला था आप बस उसी का भोग करते रह गए। तो कई सारी स्थितियां हैं, जरूरी नहीं है कि विवाद ही हो। हाँ, अगर वहीं पर पैतृक है और बहुत से लोग उसमें हकदार हैं तो विवाद की संभावना भी। शोभित शर्मा का प्रश्न है, षष्ठेश लग्न में है शनि, कन्या लग्न की कुंडली है, शत्रु पीड़ा बनी रहती है, क्या यह शनि के कारण है? तो शनि यहां पंचम के भी स्वामी हैं, उनका कोई भी अच्छा प्रभाव नहीं होगा। षष्ठेश लग्न में है शनि, है वो कन्या लग्न की कुंडली में, ठीक है, कुंडली शत्रु पीड़ा बनी रहती है, क्या यह शनि के कारण है? देखिए यहां पर देखा जाए तो शनि को ही ज्योतिष शास्त्र में षष्ठ का कारक तो कहा गया है, लेकिन शत्रु का भी कारक, रोग इत्यादि का भी कारक, और लग्नगत हैं तो निसंदेह वो शनिदेव ही कारण है। परंतु जैसा आपने कहा कि हाँ यहाँ पंचमेश भी होते हैं, तो मैं बता दूं कि ऐसी स्थिति में आपको वो बुद्धि भी देंगे, ज्ञान भी देंगे कि कैसे शत्रुओं से बच करके निकल जाना है, कैसे शत्रुओं से आपको भिड़ना नहीं है, कैसे शत्रुओं से आपको लगना नहीं है। देखिए यहां शनिदेव पंचमेश हैं, तो पंचमेश होने के चलते केंद्र त्रिकोण योग भी बना, और षष्ठेश भी है, तो षष्ठेश होने के चलते परेशानी की स्थिति तो बनेगी, आपके जीवन काल में संघर्ष की स्थिति, बनता कार्य बिगड़ना, हर कार्य में डिले होना, ये सब होगा। शत्रु भी आपके गाहे बगाहे खड़े होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन शत्रुओं से बचाव का जो मार्ग है वो शनिदेव ही आपके जीवन काल में उत्पन्न करके देंगे। शत्रुओं से बचने का मार्ग शनिदेव ही आपको देंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज इतनी ही जिज्ञासाओं को लेकर के आप सबके सम्मुख इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ था। यदि आपकी भी कोई जिज्ञासा है तो इसी कार्यक्रम में या किसी भी कार्यक्रम में आप कमेंट के रूप में भेज सकते हैं। आपकी जिज्ञासा की शांति मैं अगले बार जब भी कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित होऊंगा तो वहां पर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।